नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका एनसीईआरटी बुक की इस सीरीज में स्वागत है। दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपके लिए 9th क्लास की एनसीईआरटी बुक सब्जेक्ट ज्योग्राफी के साथ आया हूं। दोस्तों, इसमें हम लोग देख रहे थे दोस्तों भारत के मुख्य भौगोलिक वितरण। तो दोस्तों, एनसीईआरटी बुक का जो 9th क्लास का चैप्टर नंबर 2 था, चैप्टर नंबर 2 में हमारा टॉपिक चल रहा था, जो मुख्य टॉपिक था दोस्तों उसमें था भारत के मुख्य भौगोलिक वितरण। मुख्य भौगोलिक वितरण में हमने हिमालय पर्वत श्रृंखला को पढ़ लिया है दोस्तों, और उत्तरी मैदान को पढ़ लिया है। आज का टॉपिक होगा दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार। तीसरा हमारा मुख्य भौगोलिक वितरण है दोस्तों, वो प्रायद्वीपीय पठार है। उसके बाद भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह है। तो भारत जो मुख्य भौगोलिक वितरण है भारत में, जिस 9th क्लास की एनसीईआरटी बुक में बताया गया है दोस्तों, वो 6 प्रकार से बताया गया है कि भारत का जो मुख्य भौगोलिक वितरण है वो 6 प्रकार से है दोस्तों, 6 रूपों में बांटा गया है। तो आज हम लोग इसी 6 में से तीसरा पढ़ेंगे, प्रायद्वीपीय पठार को। और प्रायद्वीपीय पठार कहाँ पड़ता है, इसकी मुख्य विशेषता क्या है, और इसमें क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं दोस्तों, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय तथा रूपांतरी शैलों से बना है। बिल्कुल दोस्तों, प्रायद्वीपीय पठार को सबसे पहले अगर आप समझो तो प्रायद्वीपीय पठार ऐसा होता है दोस्तों कि वो एक मेज की आकृति का होता है। जैसा कि आप एक किसी भी सपाट मैदान पे, किसी भी प्लेन मैदान में, या आप एक कमरे में एक टेबल रखते हो, और टेबल जो है दोस्तों वो कमरे से ऊंचाई में ज़्यादा होता है, लेकिन उस टेबल की भी ऊपर की सतह एकदम बराबर होती है। कोई भी सामान रख सकते हो, आप बैठ सकते हो एकदम आसानी से, वो भी एकदम प्लेन होता है। लेकिन उसकी आकृति जो है छोटी होती है या बड़ी भी हो सकती है, लेकिन वो ज़मीनी सतह से उसकी ऊंचाई थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो उसे कहते हैं दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार कहा जाता है उसे। और ये प्रायद्वीपीय पठार जो है दोस्तों ये पुराने क्रिस्टलीय। तो देखो दोस्तों, ये महत्वपूर्ण है कि जो प्रायद्वीपीय पठार है इसकी बनावट जो है पुराने क्रिस्टलीय तथा आग्नेय या रूपांतरित शैलों से बना हुआ है। तो दोस्तों, ये पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय और रूपांतरित शैलों से बने होने के कारण यही हमारा मुख्य भारत कहलाता है। यही सबसे पुराना भारत की भूमि कहलाती है, क्योंकि ये पुराने क्रिस्टलीय पत्थर यहाँ पर पाए जाते हैं, शैल पाए जाते हैं। यही कारण है दोस्तों कि ये बहुत ही कठोर और मजबूत माना जाता है। यह गोंडवाना भूमि से टूटने एवं अपवाह के कारण बना था। यही कारण है कि यह प्राचीनतम भूभाग एक हिस्सा है, प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है। तो बिल्कुल दोस्तों, आपने पढ़ा होगा कि गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड, तो ये जो है दोस्तों हमारा भारत का प्राचीनतम भूभाग वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, गोंडवाना का एक भाग है। टूटने के बाद दोस्तों ये अपवाह के कारण, यानी कि ये प्लेट गोंडवाना लैंड से जब अलग हुआ, अलग होने के कारण धीरे धीरे से खिसकता हुआ एक जगह से दूसरी जगह खिसकते खिसकते उत्तर की तरफ ये लगातार खिसक रहा था, अपवाह हो रहा था इसका। और ये जो है यही कारण था दोस्तों कि ये आज यहाँ पर जहाँ पर हम हैं, जहाँ पर हमारा प्यारा भारत देश है, यहाँ पर आके खिसक गया। और इसी वजह से दोस्तों हिमालय पर्वत का भी निर्माण हुआ है। तो यह दोस्तों यही कारण है, और प्राचीन भूभाग का एक ये हिस्सा है। तो हमारे पुराने भारत यानी कि इस क्रिस्टलीय भूमि के आग्नेय रूपांतरित शैलों से बना प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण कुछ इस प्रकार से हुआ है। इस पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियाँ एवं गोलाकार पहाड़ियाँ हैं। तो देखो दोस्तों, जो हमारा ये प्रायद्वीपीय पठार है, प्रायद्वीपीय पठार पे चौड़ी तथा छिछली घाटियाँ, यानी कि कहीं कहीं बहुत चौड़ी चौड़ी घाटियाँ पाई जाती हैं। और ये घाटियाँ जो है दोस्तों छिछली, यानी कि बहुत गहरी नहीं हैं। तो बहुत गहरी नहीं है, और ये चौड़ी हैं, बहुत गहरी नहीं हैं, छिछली हैं। और यहाँ पर गोलाकार पहाड़ियाँ भी देखी जाती हैं, क्योंकि आपने देखा था दोस्तों जब आपने हिमालय पर्वत के बारे में पढ़ा था, हिमालय पर्वत की पहाड़ियाँ जो थी बहुत ऊंचाई थी उनकी, और सीधी खड़ी ढाल वाली पहाड़ियाँ थी। उसकी तुलना में अगर हम बात करें इस प्रायद्वीपीय पठार की पहाड़ियों की, तो ये गोलाकार पहाड़ियाँ और उतनी तीखी ढाल वाली नहीं हैं, और इतनी ऊंचाई भी इनकी नहीं है। इस पठार के 2 भाग हैं दोस्तों। तो देखो, इस पठार के भी 2 भाग बताए गए हैं। एक है मध्य उच्च भूमि तथा दक्कन का पठार। तो देखो यहाँ पे 2 मिलता है, 2 प्रकार का पठार। एक है मध्य उच्च भूमि वाला पठार प्रायद्वीपीय भाग, और एक दक्कन का पठार दोस्तों।
तो इन दोनों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और उसके पहले ये जो भी महत्वपूर्ण जानकारी थी, आपने देखा कि पुरानी क्रिस्टलीय आग्नेय और रूपांतरित शैलों से बना था और ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। देखो यहाँ पर गोंडवाना लैंड का हिस्सा था दोस्तों। ये टूटने के बाद, गोंडवाना लैंड से अलग होने के बाद अपवाह यानी कि बहते हुए धीरे धीरे, जैसे अगर दोस्तों आप समझो, यहाँ पर ये गोंडवाना लैंड था, कभी गोंडवाना और अंगारा लैंड यहाँ हुआ करता था। और गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड पहले अलग हुए। गोंडवाना और अंगारा लैंड अलग होने के बाद ये गोंडवाना लैंड भी अलग अलग भागों में बंट गया और इसी में से ये भारत का प्रायद्वीपीय पठार टूटकर अलग हुआ था और ये धीरे धीरे बहते खिसकते 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 ऊपर यानी उत्तर की दिशा में अपवाहित हो रहा था। और ये आज जहाँ पर है यहाँ पर आके पहुँच गया है दोस्तों। और आज भी ये धीरे धीरे इसमें गति हो रही है। आज भी जो ये भारत है, प्रायद्वीपीय पठार है, इसमें आज भी गति हो रही है। यही कारण है दोस्तों कि जो आज हिमालय पर्वत है वो भी आज बढ़ रहा है, वो भी रुका नहीं है। इसीलिए इस प्रायद्वीपीय पठार को सबसे पुराना भूभाग कहा जाता है भारत का। नर्मदा नदी के उत्तर में, तो देखो दोस्तों, नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग है जो मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला हुआ है। तो बिल्कुल दोस्तों, नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का मालवा वाला पठार अधिक फैला हुआ है, उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले आपने पढ़ा था मध्य उच्च भूमि। तो मध्य उच्च भूमि उस क्षेत्र में पड़ता है जो नर्मदा नदी के उत्तर में पड़ता है। तो नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला हुआ है, उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों, अगर मालवा पठार की बात करें जो नर्मदा नदी के उत्तर में है, तो इसका अधिकतर भाग दोस्तों मध्य प्रदेश के क्षेत्र में आता है। और वही क्षेत्र दोस्तों हम एक बार आपको मैप पर लेकर के चलते हैं और मैप पर आपको मैं बताता हूं कि नर्मदा नदी कहां पर है और नर्मदा नदी के उत्तर में वो क्षेत्र भी दिखाता हूं जहां पर मालवा का पठार है। और साथ ही साथ आप वो भी क्षेत्र को देख लोगे दोस्तों जो उच्च मध्य भूमि के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, विंध्य एवं विंध्य श्रृंखला दक्षिण में सतपुड़ा श्रृंखला तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी हुई है। देखो दोस्तों, यहीं पर विंध्य श्रृंखला है जो नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी के ही आसपास विंध्याचल पर्वत है, विंध्य पर्वत श्रृंखला है। और विंध्य श्रृंखला दक्षिण में यानी कि इस नदी के, नर्मदा नदी के दक्षिण में सतपुड़ा पहाड़ी भी है दोस्तों, सतपुड़ा श्रृंखला, तथा इसके उत्तर में अरावली पर्वत से ये सब घिरा हुआ है। यानी इसका बॉर्डर कुछ इस प्रकार से बनता है, एक तरफ आपको नर्मदा नदी मिलेगी, दूसरी तरफ विंध्य श्रृंखला मिलेगी और उसके बाद आपको दोस्तों सतपुड़ा श्रृंखला और अरावली, इन 4 पर्वतों से यानी 4 बॉर्डर बताए गए हैं। इन चारों के बीच के क्षेत्र को मध्य उच्च भूमि कहा जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको मैप पर ले चलता हूं और मैप पे इन सभी चीज़ों को मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूं। दोस्तों, आप इस मैप को देखो और मैप पे ये है दोस्तों नर्मदा नदी। नर्मदा नदी दोस्तों, नर्मदा नदी का उद्गम यहाँ से हो रहा है और नर्मदा नदी यहाँ से उद्गम होने के बाद धीरे धीरे ये मध्य प्रदेश में इसका बहुत बड़ा एक फैलाव है दोस्तों। मध्य प्रदेश में बहुत लंबी यात्रा तय करती है नर्मदा नदी। उसके बाद दोस्तों अंत में ये अरब सागर की खाड़ी में आकर के यानी अरब सागर में आकर के ये नदी गिर जाती है। अरब सागर में ये नदी गिरती है। और नर्मदा नदी के उत्तर में आप देख रहे हो दोस्तों वही विंध्य श्रेणी है जिसके बारे में अभी आप थ्योरी पार्ट में पढ़ रहे थे। और इसी विंध्य श्रेणी के दक्षिण में आप देखेंगे दोस्तों तो सतपुड़ा श्रेणी आपको नजर आएंगी। और इसी सतपुड़ा श्रेणी जो है दोस्तों उसी की श्रृंखला है ये महादेव पहाड़ियाँ। ये सब दोस्तों कुछ यहाँ तक की पहाड़ियाँ आती हैं, तो यहाँ से प्रारंभ होकर के यहाँ तक ये पहाड़ियाँ आती हैं। तो ये दोस्तों आपने देखा नर्मदा नदी, विंध्य श्रेणी और सतपुड़ा श्रेणी। तो ये दोस्तों एक ये नीचे का इसका भाग हो गया, एक तो बॉर्डर ये बन रहा है। और दूसरा दोस्तों इसके उत्तर में आपने देखा था अरावली श्रेणी थी, ये है दोस्तों अरावली श्रेणी। और साथ ही साथ दोस्तों आपने पढ़ा था मालवा का पठार, जो मैं बताया कि मध्य प्रदेश के क्षेत्र में पड़ता है। मालवा का पठार अधिकतर भाग इसका मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो ये है दोस्तों मालवा का पठार। तो अरावली श्रेणी से लेकर के यहाँ तक के दोस्तों महादेव की पहाड़, महादेव, सतपुड़ा, विंध्य, नर्मदा एवं अरावली के इस क्षेत्र को दोस्तों
उच्च मध्य पठारी भाग कहा जाता है दोस्तों, जो अभी आपने यहाँ पर पढ़ा था। मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। जो पहला था इसको आपने देखा दोस्तों। अब हम लोग दूसरा देखेंगे पश्चिम में। तो दोस्तों अभी हम लोग जो दक्षिण भारत का क्षेत्र था, जो प्रायद्वीपीय पठार था, प्रायद्वीपीय पठार में मध्य उच्च भूमि पढ़ रहे थे, जो आपको मध्य भारत के आसपास देखने को मिला था दोस्तों। अब हम देखते हैं दक्कन के पठार के बारे में। दूसरी जो इसका रूप है, दूसरा प्रकार देखते हैं। पश्चिम में यह धीरे धीरे राजस्थान के बलुई तथा पथरीले मरुस्थल में मिल जाता है। यानी दोस्तों अभी मध्य उच्च भूमि की बात हो रही है कि जो अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत श्रेणी के पश्चिम में या पश्चिम में धीरे धीरे राजस्थान के बलुई तथा पथरीले मरुस्थल में भी मिल जाता है, क्योंकि दोस्तों राजस्थान में बहुत ही बालू एवं पत्थर के अवशेष ज़्यादा मिलते हैं। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियां हैं दोस्तों चंबल, सिंध, बेतवा, केन दक्षिण पश्चिम से उत्तर की तरफ बहती हैं दोस्तों। तो ये सभी नदियां जो है दोस्तों वो दक्षिण पश्चिम से दोस्तों उत्तर पूर्व की ओर तरफ बहती हैं। ये भी इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है दोस्तों। एक बार फिर मैं पे आपको लेकर के चलता हूँ। ये देखो दोस्तों, यहाँ पर ये नदियाँ हैं। ये नदियाँ आप देखो, जैसे बताया गया था चंबल, बेतवा आदि ये नदियाँ दोस्तों दक्षिण से उत्तर पूर्व की तरफ ये बह रही हैं दोस्तों यहाँ से। और यही है अरावली पर्वत। इसके पश्चिम में दोस्तों यहाँ पर रेत पाए जाते हैं, जो राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र है। इस प्रकार वे इस क्षेत्र के ढाल को दर्शाती हैं। तो बिल्कुल दोस्तों ये इस क्षेत्र के ढाल को इस प्रकार से दर्शाती हैं, क्योंकि नदियाँ जिस तरफ बहती हैं, नदियों का बहाव जिस दिशा में होता है, वह उसी क्षेत्र के ढाल को दर्शाती हैं। जैसे अभी आपने पढ़ा दोस्तों, यहाँ की नदियाँ जो हैं दक्षिण पश्चिम से लेकर के उत्तर पूर्व की तरफ बहती हैं। तो ये इसका ढाल जो है दोस्तों उत्तर पूर्व की तरफ इसका ढाल है, इसी वजह से नदियाँ उस दिशा में बहती हैं दोस्तों। मध्य उच्च भूमि की अब बात करें दोस्तों, मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूर्व में संकीर्ण है दोस्तों। तो देखो मध्य उच्च भूमि जो है दोस्तों जिसकी अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, वो पश्चिम में चौड़ी है। तो देखो दोस्तों इसकी चौड़ाई पश्चिम में अधिक है, पश्चिम में चौड़ी, लेकिन पूर्व में संकीर्ण है। पूर्व में धीरे धीरे इसकी चौड़ाई कम हो जाती है दोस्तों। इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से भी जाना जाता है। इसके और पूर्व के विस्तार को दामोदर नदी द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर पठार दर्शाता है। तो देखो दोस्तों इसका जो एक पूरा बॉर्डर कह सकते हैं हम कि ये कहाँ से कहाँ तक की इसका क्षेत्रफल है, जो मध्य उच्च भूमि है, वो आपने देखा दोस्तों। पश्चिम में आपने अरावली पर्वत तक देखा था दोस्तों, अरावली पर्वत तक, और आपने दक्षिण में इसको देखा दोस्तों सतपुड़ा श्रेणी तक, जो नर्मदा नदी के दक्षिण में पड़ता है दोस्तों। अब यहाँ पे पूर्वी विस्तार की बात हो रही है बुंदेलखंड एवं बघेलखंड के आसपास। और इसके अगर और पूर्व में जाते हो दोस्तों तो ये इसका विस्तार दामोदर नदी के द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर पठार के तक दर्शाती है। इसको भी देख लेते हैं दोस्तों। ये है छोटा नागपुर का पठार, और यहाँ पर दोस्तों ये बुंदेलखंड एवं बघेलखंड का पठार पड़ता है। तो ये देखो दोस्तों, यहाँ पर ये क्षेत्र जो है दोस्तों काफ़ी चौड़ा दिखाई दे रहा है पश्चिम में, और जैसे जैसे आप पूर्व की दिशा में आते हो दोस्तों इसका क्षेत्रफल जो है पतला होता चला जाता है। तो कुछ इस प्रकार से जो ये दक्कन का पठार है, दक्कन के पठार में जो भी आप उच्च मध्य भूमि के बारे में पढ़ रहे थे दोस्तों, ये इसके बारे में भी आपने पढ़ा, जो पश्चिम में चौड़ा और पूर्व में कम चौड़ा है। इसके नदियों के बारे में, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है और कहाँ पर पाया जाता है, मध्य उच्च भूमि के बारे में हमने अभी पढ़ा इसमें दोस्तों। अब इसी एनसीईआरटी की बुक में आगे देखते हैं दोस्तों। दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। बिल्कुल दोस्तों ये त्रिभुजाकार है, क्योंकि इसका मध्य भारत के भूभाग से बात करें पूरे दक्षिण तक दोस्तों तो ये त्रिभुजाकार दिखाई देता है। जैसा कि अगर आप देखो दोस्तों, अब आप यहाँ से देखो तो नर्मदा नदी के दक्षिण से लेकर के नीचे तक तो आपको एक त्रिभुजाकार आकार नज़र आ रहा है। देखो दोस्तों ये त्रिभुजाकार है, इसीलिए इसमें बताया जा रहा है कि जो दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। उत्तर में इसके चौड़े आधार का पर,
तो दोस्तों उत्तर में ये चौड़ा है, उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है, जबकि महादेव, कैमूर की पहाड़ियाँ तथा मैकाल श्रृंखला इसके पूर्व में विस्तार है, इसके पूर्वी विस्तार है दोस्तों। तो ये जो पहाड़ियाँ हैं दोस्तों, जो महादेव आपने पहाड़ियाँ पढ़ी थी, महादेव पहाड़ियों में ही ये महादेव, कैमूर की पहाड़ियाँ, मैकाल की पहाड़ियाँ श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार है। तो ये सब पहाड़ियाँ दोस्तों महादेव के पार्ट है। महादेव जो दोस्तों जो सतपुड़ा रेंज है, जो ये सतपुड़ा रेंज है दोस्तों, सतपुड़ा श्रेणी है, सतपुड़ा श्रेणी में ही ये महादेव, मैकाल आदि पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। और जैसा कि अभी आपने देखा दोस्तों, इसमें बताया गया है कि ये जो दक्षिण का पठार है, नर्मदा नदी से लेकर के दक्षिण तक ये त्रिभुजाकार है और इसके उत्तर का भाग बहुत चौड़ा है। अगर हम बात करें दोस्तों, आप इतना ही देखो, नर्मदा नदी तक आप देख रहे हो, नर्मदा नदी से नीचे तक दोस्तों। अब देखो इसमें अगर हम उत्तर की बात करें, ये उत्तर का क्षेत्रफल दिखाई दे रहा है दोस्तों। आप उत्तर का मतलब ये मत समझ लेना कि मुझे कश्मीर से बात करनी है, अभी दक्षिण के भाग की बात कर रहे हैं, दक्कन के पठार की बात कर रहे हैं, तो हम इतनी की बात करेंगे। और यहाँ पर देखो दोस्तों, जो उत्तरी भाग है इसका दक्कन के पठार का, यानी दक्षिण भाग का, तो यहाँ पे चौड़ा दिखाई दे रहा है। और आप दक्षिण में आएंगे दोस्तों तो यहाँ पे पतला दिखाई दे रहा है। तो उत्तरी भाग इसका चौड़ा है और दक्षिणी भाग पतला है। और यहाँ पर आपने देखा दोस्तों, सतपुड़ा श्रेणी जो है उसमें महादेव और महादेव की पहाड़ियाँ, मैकाल की पहाड़ियाँ, ये छोटी पहाड़ियाँ इसके पूर्वी विस्तार है, यहाँ तक है दोस्तों। तो ये छोटे या इसके पूर्वी विस्तार जो बताया गया है, यहाँ तक इसका विस्तार, इस पहाड़ियों का विस्तार कुछ यहाँ तक छत्तीसगढ़ के आसपास तक फैला हुआ है दोस्तों। जो भी आप यहाँ पर देख रहे थे, ये पहाड़ियाँ जो कैमूर की पहाड़ियाँ, मैकाल श्रृंखला, इसकी पूर्वी विस्तार है। ये सब पहाड़ियाँ छत्तीसगढ़ के आसपास तक फैली हुई हैं। भारत के भौतिक मानचित्र पर इन पहाड़ियों एवं श्रृंखलाओं की स्थिति को ज्ञात करें। तो अभी दोस्तों मैं आपको बता रहा था, मानचित्र के माध्यम से भी मैं आपको जानकारी उपलब्ध करा रहा हूं। दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा एवं पूर्व की ओर कम ढाल वाला है। देखो दोस्तों, ये भी महत्वपूर्ण है। जो दक्कन का पठार है यानी दक्षिण का पठार जो है दोस्तों, वो पश्चिम दिशा में, ये इसके दो घाट है दोस्तों, एक पूर्वी घाट, एक पश्चिमी घाट। तो जो पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट है दोस्तों, तो उसमें पश्चिमी घाट जो है दोस्तों, पश्चिमी घाट ऊंचा एवं पूर्व की ओर कम ढाल वाला है, पूर्व की ओर कम ढाल वाला है ये दोस्तों। यानी कि जो इस दक्षिण का पठार है दोस्तों, इसका जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट ज़्यादा ऊंचा है और उसकी तुलना में अगर पूर्वी घाट की बात करें दोस्तों, तो उसकी ऊंचाई कम है और वो ढाल वाला है। यही कारण है दोस्तों कि यहाँ पे पूर्वी घाट पर नदियों का बहाव ज़्यादा है। आपको पूर्वी घाट पे बहुत सारी नदियाँ देखने को मिल जाएंगी। आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, यही पूर्वी घाट है जहाँ पर आप यहाँ पर महानदी देख रहे हो, गोदावरी नदी देख रहे हो, कृष्णा नदी एवं कावेरी नदी। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर 4 प्रमुख नदी को देख रहे हो दोस्तों। और अगर हम दक्षिण भारत की पश्चिमी घाट की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर सिर्फ आपको यहाँ पर नर्मदा, ताप्ती, उसके बाद आपको एक नदी नीचे देखने को मिलेगी, पेरियार नदी दोस्तों। उसकी तुलना में पूर्वी घाट पर ज़्यादा नदियों का बहाव देखने को मिलता है। आगे बात करें दोस्तों, तो इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व से देखा जाता है। बिल्कुल दोस्तों, जो ये पठार है, जो दक्षिण का पठार है, तो इस पठार का एक भाग उत्तर और पूर्व से देखा जाता है, जिसे स्थानीय रूप से मेघालय, कार्बी एंगलोंग पठार। तो देखो दोस्तों, एक ये भी पठार देखने को मिल रहा है, मेघालय का पठार, कार्बी एंगलोंग का पठार तथा उत्तरी कचार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। अब ये भी पठार कहाँ पर है दोस्तों, इस पठार को बात कर लेते हैं। मेघालय का पठार है, तो मेघालय का पठार दोस्तों यहाँ पर स्थित है। इस क्षेत्रफल में ये पठार आते हैं, जो भी आपने देखा, मेघालय का पठार और एंगलोंग का पठार यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएगा। और यह एक भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर पठार से अलग हो गया है। पश्चिम से पूर्व की ओर 3 महत्वपूर्ण श्रृंखला गारो, खासी तथा जयंतियां हैं। तो देखो दोस्तों, ये जो पठार है, जो आपने मेघालय पठार और एंगलोंग पठार के बारे में आपने देखा दोस्तों, यहाँ पर पाई जाती हैं, जिसमें प्रमुख ये श्रेणी है गारो, खासी, जयंतिया, जिसके बारे में आपने पढ़ा। ये मेघालय के क्षेत्र में पाई जाती हैं दोस्तों।
और ये एक भ्रंश घाटी के द्वारा अलग हो जाते हैं। यहाँ पर एक भ्रंश घाटी है दोस्तों, तो इस भ्रंश घाटी की वजह से ये छोटा नागपुर से ये जो मेघालय एवं मेंगलांग के पठार है दोस्तों, यहाँ से ये अलग हो जाते हैं इस कारण से, भ्रंश घाटी की वजह से। भ्रंश घाटी दोस्तों जो नीचे बैठ जाता है, नीचे बैठ जाने की वजह से इसको अलग कर देता है, और यही कारण है दोस्तों कि ये जो है इससे यानी कि जो हमारा दक्षिण का पठार है उससे अलग हो जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, दक्षिण के पठार के पूर्वी एवं पश्चिमी सिरे पर, यानी जो दक्कन का पठार है, दक्षिणी पठार है, दक्षिण के पठार के पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर दोस्तों, तो पूर्वी एवं पश्चिम की बात हो रही है, पूर्वी एवं पश्चिमी सिरे पर क्रमशः पूर्वी तथा पश्चिमी घाट स्थित हैं। बिल्कुल दोस्तों, अगर हम नीचे बात करेंगे दक्षिण के पठार की, तो उसमें एक भाग पूर्वी भाग है जो आप मैप पे देखोगे। अगर आप मैप खोलोगे दोस्तों तो उसमें आपको जो आपके दाहिने हाथ पर दिखेगा, और पूर्वी घाट जो आपको बाएं हाथ पर दिखेगा घाट, यानी अरब सागर के पास का भाग जो है दोस्तों वो पश्चिमी घाट कहलाता है। तो इस प्रकार से दो घाट हैं, पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के समानांतर स्थित है, यानी कि जो पश्चिमी तट है दोस्तों ये लगभग आप कह सकते हो जो दोस्तों गुजरात का क्षेत्र है, गुजरात के क्षेत्र से लेकर के केरल तक के क्षेत्र को पश्चिमी घाट कहा जाता है, जो बराबर स्थित है दोस्तों। पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के समानांतर स्थित है, वे सतत एवं तथा उन्हें केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। भारत के भौतिक मानचित्र में थाल घाट तथा भोर घाट तथा पाल घाट की स्थिति ज्ञात करें। तो ये दोस्तों दर्रे हैं, थाल घाट, भोर घाट एवं पाल घाट जो बताया गया है इसमें, ये पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे हैं। मैं आपको मैप पे फिर से दिखाता हूँ दोस्तों। तो ये है पश्चिमी घाट ये है दोस्तों जिसे मालाबार तट कहा जाता है। ये पूर्वी घाट है दोस्तों जिसे कोरोमंडल तट कहा जाता है, और यहाँ से लेकर के दोस्तों ये यहाँ तक के केरल तक के क्षेत्र को पश्चिमी घाट कहा जाता है। और ये दोस्तों एक समानांतर स्थित पर हैं, यानी कि आप यहाँ पर इसमें कट छट कम है, यहाँ पे इसकी जो है आपके कटाई छटाई कम हुई है। आप जैसे पूर्वी घाट को देख रहे हो दोस्तों, यहाँ पर ये कहीं बाहर निकला है ज़्यादा, कहीं अंदर है, तो कुछ इस प्रकार से ये इसमें समानांतर श्रेणी आपको नहीं देखने को मिल रही, ये बराबर नहीं है दोस्तों। और इसकी तुलना में अगर आप इसको देखोगे तो ये एकदम सीधे दिखाई दे रहा है, लगभग ये सीधे दिखाई दे रहा है। तो यही भी बताया जा रहा है। और यहीं पर दोस्तों जो अभी आपने दर्रे के बारे में पढ़ा, थाल घाट, भोर घाट एवं पाल घाट, ये दर्रे इसी पश्चिमी घाट में स्थित हैं दोस्तों। आगे देखते हैं, पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचा है। बिल्कुल दोस्तों, जो पश्चिमी घाट है, जो महाराष्ट्र, गोवा एवं कर्नाटक, केरल आदि का जो क्षेत्रफल है दोस्तों, ये पश्चिमी घाट पड़ता है, और ये पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की तुलना में ऊंचा है। तो दोस्तों पूर्वी घाट के 600 मीटर की औसत ऊंचाई की तुलना में, तो देखो दोस्तों जो पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट की यहाँ पर एक औसत ऊंचाई दी गई है। इसकी औसत ऊंचाई दोस्तों 600 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है पूर्वी घाट की। और इसकी तुलना में अगर हम पश्चिमी घाट की बात करें दोस्तों, तो पश्चिमी घाट की ऊंचाई जो है 900 मीटर से लेकर के 1600 मीटर तक है। तो देखो दोस्तों, इससे एक स्पष्ट जानकारी मिलती है कि पश्चिमी घाट हमारा पूर्वी घाट की तुलना में अधिक ऊंचा है। और पूर्वी घाट का विस्तार, अब यहाँ पे दोस्तों पूर्वी घाट प्रारंभ होता है, तो पूर्वी घाट का विस्तार दोस्तों महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक है। तो देखो, और पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है, यानी कि दोस्तों सतत यानी लगातार नहीं है। अब इसको हम आपको मैप के माध्यम से बताते हैं फिर से एक बार। ये पश्चिमी घाट है दोस्तों जो सतत है, और यहाँ पर आपने देखा इसकी ऊंचाई 900 से लेकर के 1600 मीटर तक की ऊंचाई है। और ये पूर्वी घाट है दोस्तों जिसकी ऊंचाई यहाँ पर 600 मीटर, एक औसत ऊंचाई 600 मीटर बताई गई है। और पश्चिमी घाट जो है दोस्तों महानदी से लेकर के यहाँ तक बताई गई है, पूरे दक्षिण तक। और ये सतत नहीं है, आप देख सकते हो दोस्तों कटी छटी है। ये पूर्वी घाट में कटी छटी ज़्यादा दिखाई दे रही है। ये अनियमित है, यानी कि दोस्तों जो पूर्वी घाट है ये अनियमित है,
एवं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने इसको काट छाट दिया है। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की संख्या अधिक है दोस्तों। जो पश्चिमी घाट है उसकी तुलना में पूर्वी घाट पे नदियों का बहाव अधिक है, पूर्वी घाट पे नदियाँ अधिक बहती हैं। इस वजह से दोस्तों इस घाट पे कटछट ज़्यादा देखने को मिलता है। पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। तो देखो दोस्तों, पश्चिमी घाट जो है, पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा भी होती है, ये भी महत्वपूर्ण है। और यह वर्षा घाट की पश्चिमी ढाल पर आर्द्र हवा के टकराकर ऊपर उठने के कारण ही होती है। तो देखो दोस्तों, जो वर्षा होती है और जो हमारा मौसमी वर्षा होती है दोस्तों, वो पश्चिम और दक्षिण से सॉरी हाँ दोस्तों, पश्चिम और दक्षिण से जो हवा आता है और यहाँ पर ऊंचे ऊंचे जो पहाड़ी क्षेत्र है उनसे टकराकर ऊपर उठता है। ऊपर उठने की वजह से यहाँ पर वर्षा होती है। यही पे यहाँ कहा जा रहा है कि यह वर्षा घाट के पश्चिमी ढाल पर आर्द्र हवा के टकराकर ऊपर उठने के कारण होती है। पश्चिमी घाट को विभिन्न स्थानीय नामों से भी जाना जाता है। देखो दोस्तों, पश्चिमी जो घाट है उसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं और उन्हें अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ती जाती है। तो देखो दोस्तों, पश्चिम से उत्तर की ओर, तो जैसे जैसे आप उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है, आप उत्तर से जैसे जैसे दक्षिण की तरफ आएंगे इन पहाड़ियों की ऊंचाई बढ़ती जाएगी। तो सबसे पहले देखो दोस्तों, यहाँ पर एक पहाड़ी है अन्नामुड़ी। अन्नामुड़ी पहाड़ी की ऊंचाई जो है दोस्तों 2695 मीटर तथा डोडा बेटा की पहाड़ी दोस्तों 2633 मीटर है। और पूर्वी घाट की सबसे ऊंची महेंद्रगिरी शिखर जो पूर्वी घाट पर है दोस्तों वो 1500 मीटर है। तथा पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में सेवराय तथा जोवड़ी की पहाड़ियाँ भी स्थित है दोस्तों। तो देखो, कुछ ये पहाड़ियाँ महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ थे दोस्तों जिसको आपने देखा। उसके बाद दोस्तों, उडगमंडल जिले ऊटी के नाम से जाना जाता है, जो एक टूरिस्ट प्लेस है दोस्तों। यहाँ पर लोग घूमने के लिए जाते हैं। उडगमंडल जिला है जो वहाँ पर ऊटी के नाम से ये जाना जाता है। तथा कोडोईकनाल जैसे प्रसिद्ध पहाड़ी नगरों की स्थिति मानचित्र में आप देख सकते हो। तो दोस्तों, इस पहाड़ी को भी जो कोडोईकनाल है दोस्तों, इसे भी आप मैप पे देख सकते हो। और कुछ पहाड़ियों को जो अभी इस एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है मैं आपको मैप पे भी दिखाऊंगा दोस्तों। प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता यह पाई जाने वाली काली मिट्टी का भी है, क्योंकि जो प्रायद्वीपीय पठार है दोस्तों, जो हमारा दक्षिण भारत है, यहाँ पर काली मिट्टी की प्रचुरता अधिक है, काली मिट्टी अधिक मात्रा में पाई जाती है। उसका भी एक कारण है दोस्तों, इसके बारे में भी पढ़ेंगे कि क्यों पाई जाती है, जिसे दक्कन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है। देखो दोस्तों, जो काली मिट्टी है, जहाँ काली मिट्टी की प्रचुरता है, उसे दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है। तो ये है कारण दोस्तों, काली मिट्टी जो अधिक पाई जाती है ये ज्वालामुखी की वजह से है। ज्वालामुखी के वजह से यहाँ पर काली मिट्टी अधिक पाई जाती है, इसलिए इसके शैल आग्नेय हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे आग्नेय शैल भी पाए जाते हैं। और जो ज्वालामुखी से निकलने वाले ज्वाला लावा होता है वो बाद में जब ठंडा हो जाता है तो आग्नेय शैल बन जाता है दोस्तों। वास्तव में इन शैलों का समय के साथ अपरदन हुआ, यानी इसका टूटना फूटना, इधर से उधर बहना, ये इसका अपरदन हुआ दोस्तों, जिनसे यानी कि इसका कटने छटने टूटने के बाद जिनसे काली मृदा का निर्माण हुआ। अरावली की पहाड़ियाँ प्रायद्वीप पठार की पश्चिमी एवं उत्तर पश्चिम किनारे पर स्थित हैं। बिल्कुल दोस्तों, अभी आपने अरावली पर्वत को देखा, जो अरावली पर्वत जो राजस्थान के क्षेत्र में पड़ती है, उसका एक बहुत बड़ा भाग राजस्थान के क्षेत्र में पड़ता है। वो पहाड़ियाँ दोस्तों उत्तर पश्चिम किनारे पर स्थित हैं। ये बहुत अधिक अपरदित एवं खंडित पहाड़ियाँ हैं, क्योंकि दोस्तों ये सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है और ये बहुत पुरानी होने के कारण ये बहुत अपरदित हो रही है और ये बहुत टूटी फूटी आप कह सकते हो। ये गुजरात से लेकर के दिल्ली तक दक्षिण पश्चिम में उत्तर पूर्व दिशा में फैली है। तो ये अरावली पर्वत थी। तो दोस्तों चलो एक बार फिर से मैं आपको मैप पे दिखाता हूँ। तो सबसे पहले देखो दोस्तों, ये अरावली श्रेणी, जो अरावली श्रेणी बताया जा रहा है, गुजरात से लेकर के दिल्ली तक स्थित है और ये बहुत कटी छटी श्रेणियाँ हैं, क्योंकि सबसे पुरानी श्रेणियों में से एक है ये। तो इस वजह से ये जो है
थोड़ी टूटी फूटी ज़्यादा है दोस्तों। अब यहाँ पे बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं दोस्तों, जैसे कि अभी आपने नीलगिरी पहाड़ियों के बारे में पढ़ा था। यहाँ पर दोस्तों अनाई मलाई, तो अनाई मलाई के बारे में आपने पढ़ा। अनाई मुड़ी जो है दोस्तों, और कार्डमम पहाड़ियाँ यहाँ पर हैं। और आपने दोस्तों महेंद्रगिरी जो पूर्व घाटी की पहाड़ियाँ पढ़ी थी, ये महेंद्रगिरी जो 1501 मीटर ऊंचाई थी दोस्तों, ये है। और यहाँ पर अनाई मुड़ी के बारे में आपने पढ़ा था दोस्तों, जो 2695 मीटर है। नीलगिरी पहाड़ियाँ, ये भी पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ हैं। तो दोस्तों कार्डमम की पहाड़ियाँ यहाँ पर पड़ता है, जो केरल के आसपास पड़ता है। कार्डमम की पहाड़ियाँ जो बहुत फेमस है। तो इस प्रकार से दोस्तों मैं आपको मैप और थ्योरी के माध्यम से दोनों पार्ट को कवर करते हुए दोस्तों मैं आपको आज एक बार फिर से जो एनसीईआरटी बुक में चैप्टर नंबर 2 लेकर के आया था, इसका जो टॉपिक था दोस्तों आज दक्कन का पठार यानी दक्षिण का पठार, इस टॉपिक को ख़त्म किया दोस्तों। अगले इसी सिलसिले में दोस्तों मैं आपसे फिर से अगले चैप्टर में मिलूंगा, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मरुस्थली क्षेत्र के बारे में। मरुस्थली क्षेत्र को पढ़ेंगे, मरुस्थली क्षेत्र की विशेषताओं के बारे में हम लोग जानेंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, नमस्कार।